हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, दुनिया भर के मार्केट्स में क्या चल रहा है वो आप सब देख रहे हैं और आज हम एक क्रूशियल स्टेज पर खड़े हुए हैं। आज आप क्या कदम उठाते हैं, किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसका रिज़ल्ट हमें 2030, 32, 35 में देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आज आपको कैसे अपने एसेट्स को एलोकेट करना है, क्या एक्शन अभी लेना है ताकि उसके फ्रूट्स आप आने वाले सालों में देख सकें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आने वाले 2-3 साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त कंट्रोल्ड डिसऑर्डर एरा में जाने वाले हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, आइए इसको समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट और बिजनेस अगर आप इस वक्त देखें तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लोज लाने के लिए और ग्रोथ लाने के लिए। आपने देखा इंडिया की गवर्नमेंट में ये भी परेशान है कि ग्रोथ नहीं आ रहा है। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के कदम उठा रहे हैं, फिर भी ग्रोथ नहीं आ रहा है। कंपनीज भी स्ट्रगल कर रही हैं, उनके यहाँ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट हो या कंपनीज हो, दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है, आने वाले सालों में बढ़ेगी। ईरान की लड़ाई तो अभी चल रही है, हो सकता है 1-2 महीने में ख़त्म हो जाए, लेकिन वहाँ पे ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अगला जो एपिसोड आपको देखने को मिलेगा एशिया में देखने को मिलेगा, जिसमें जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, यहाँ पे टेंशन शुरू होगी। तीसरी चीज़ जो अगर आप देखें वो है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कम होने वाला नहीं है और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि क्रूड जो है भले ही लड़ाई ख़त्म हो जाए, ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, 80-90 हम मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन पे रहेंगे, तो वो इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। और चौथा जो चीज़ है वो है AI केपेक्स। ये भी आने वाले सालों में डिसाइड करेगा कि मार्केट और इकॉनमी कहाँ जा रही है। AI में केपेक्स तो बहुत हो रहा है, लेकिन लोगों को डाउट है कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 4 फैक्टर्स हमें बता रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं, काफ़ी डिसरप्टिव रहने वाले हैं और इसका आउटपुट क्या होगा वही डिसाइड करेगा कि इकॉनमी और मार्केट्स में क्या होगा। तो अगले 3 से 5 साल की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पर होने वाला है, कौन कौन से की चेंजेस वहाँ पर होने वाले हैं। तो पहला, हाई इन्फ्लेशन रहने वाला है और ये स्ट्रक्चरली हाई इन्फ्लेशन रहने वाला है, टेम्पररी नहीं रहने वाला है। पिछले 2 सालों से एक होप हुई थी कि अब इंटरेस्ट रेट्स कट होने शुरू होंगे, फेड ने भी कट करना शुरू किया, RBI ने भी कट करना शुरू किया, लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्स होगा। US का इन्फ्लेशन 3% से ऊपर इस साल रहने वाला है। उनका 2% का टारगेट था, वहाँ तक वो नहीं जाएगा और 3% भी इस साल हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्रूड इसी तरीके से रहा तो इससे भी ऊपर जा सकता है। तीसरा जो एक रीज़न अगर आप देखें कि क्यों इन्फ्लेशन हाई रहेगा, क्योंकि इस क्रूड की वजह से आने वाले सालों में आप देखेंगे एनर्जी ट्रांजिशन, क्रूड पे डिपेंडेंसी लोग घटाएंगे। उसके लिए आपको बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ईरान में क्या हुआ हमने देखा, हर कंट्री अब अपने एयर डिफेंस, मिसाइल, ड्रोन्स प्रोग्राम पे काम करेगी, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो एनर्जी ट्रांजिशन और डिफेंस ये दोनों हाई टिकट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो ये इन्फ्लेशन को हाई करके रखेगा। तो इस भ्रम में मत रहिए कि दोबारा से इन्फ्लेशन लो होने वाला है, और हाई इन्फ्लेशन हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। दूसरी जो चीज़ होने वाली है वो है जियोपॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। अभी जो हमारे पुराने दोस्त थे उससे हो सकता है दुश्मनी हो जाए, जिनसे जो दुश्मन थे वो दोस्त हो जाए, एक रीशफलिंग चलने वाली है। तो कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग कंट्रीज से जाके ट्रेड डील कर रहे हैं, नए सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, तो इसलिए वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट एज एन इन्वेस्टर क्या पड़ेगा, आप एक सप्लाई चेन पर बेट करते हैं, उसके बेसिस पर एनालिसिस करके स्टॉक खरीदते हैं, सडनली वो सप्लाई चेन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि आपके पोर्टफोलियो पे रिस्क बढ़ेगा। और चौथा, AI केपेक्स, इसका क्या होगा, AI का अंत
क्या होगा। अगर आप देखिए एआई में 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इस साल होने वाला है। बिग टेक ही सिर्फ 700 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अमेरिका की अगर जीडीपी ग्रोथ को देखें तो 3-3.5% की होती है, उसमें से 1.15 to 1.5% एआई की वजह से। तो एआई स्टोरी अगर डूबेगी तो अमेरिका की इकॉनमी में डूब जाएगी, और इसीलिए अमेरिका किसी भी कीमत पर एआई को डूबने नहीं देगा। और अगर एआई डूबा तो वर्ल्ड इकॉनमी भी डूबेगी। तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। और एआई को लेकर लोगों को डाउट्स क्यों हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई रिटर्न्स हमें दिखाओ। अगर हम रिटर्न्स की बात करें, 12 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर 500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर 12 बिलियन का रिटर्न मिला है। 500 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए और 12 बिलियन का रिटर्न मिला। सो ये करीब 2.5% का रिटर्न उन्हें मिला है, विच इज़ एक्चुअली नॉट बैड। अगर आप देखिए कि हमारे कंट्री में जो नई कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होती हैं, 3-4-5 साल तो प्रॉफिट ही नहीं पोस्ट करती हैं। ये कंपनीज कम से कम प्रॉफिट पोस्ट करनी शुरू कर रही हैं, इनकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। सो कंसर्न ये है कि ये रिटर्न जो दे रहे हैं वो काफ़ी कम है, और क्या ये सस्टेन करेगा, इसको लेकर डाउट है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये आगे आने वाले टाइम पे मार्केट्स की दशा और दिशा को डिसाइड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगले 3-4 साल जो हैं स्मूथ नहीं रहने वाले। बहुत से रिस्क फैक्टर हैं जो मार्केट्स की में बड़ा टर्मोइल क्रिएट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन की हमने बात की, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमने देखा, अभी मार्केट गिर रहे हैं वो जियोपॉलिटिक्स की वजह से गिर रहे हैं ना, हमारे देश में तो कुछ नहीं हुआ है। तो ये बड़ा रिस्क है। एआई के अपेक्स ये भी बड़ा रिस्क है। तो इन सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे अपने आप को प्लेस करना चाहिए, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो मैं आपको एक मल्टी एसेट पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, ये एक जेनरिक सजेशन है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है, और आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आप कितना सेफ्टी के साथ प्ले कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जेनरिक सजेशन आपको दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से उस पर बदलाव कर सकते हैं। तो इंडियन इक्विटीज़ में हमें कितना पैसा लगाना चाहिए? कई लोग हमसे पूछते भी हैं, मैं इंडिया में कितना लगाऊं, ग्लोबल में कितना लगाऊं। सो हमारी सलाह है कि इंडिया में आप 40 to 45% रखिए। पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इससे कम लगाऊंगा। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ पे ग्रोथ स्टोरीज ज़्यादा हैं, और मुझे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का मालूम है। लेकिन हर किसी को के साथ ऐसा नहीं है। सो 40-45% आप इंडियन इक्विटीज़ में लगा सकते हैं। पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा। बहुत से लोग जो यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स को समझते हैं उसमें एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, इंडिया में कम कर सकते हैं। सो 40 to 45 आप इंडियन मार्केट में लगाते हैं। अब इंडियन मार्केट में पैसा कहाँ लगाना है? सो हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, वर्ल्ड में क्या होगा नहीं पता, जियोपॉलिटिकल क्या होगा नहीं पता। लेट्स बेट ऑन डोमेस्टिक स्टोरीज, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज। हेल्थ केयर सेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सेक्टर्स में देखें तो हमें उन स्टॉक्स को पिक करना है जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और स्टेबल कंसिस्टेंट ग्रोअर है। हमें कोई एग्रेसिव ग्रोथ वाली कहानी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना एग्रेसिव आप ग्रोथ दिखा रहे हैं उतना शार्प फॉल भी आप दिखाएंगे। तो इसलिए जो कंसिस्टेंट 6%, 7%, 10% के रेट से ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, बहुत ज़्यादा भी ग्रो नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने ग्रोथ को मेंटेन कर रहे हैं, ऐसी कंपनी को करना है विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, जो कि 2 साल के रिसेशन को सरवाइव कर सके। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पर बैठ करिए, लॉस मेकिंग ग्रोथ स्टोरीज को छोड़ दीजिए। ओके, और पोर्टफोलियो आपका डिफेंसिव होना चाहिए। जैसे होता है ना, कई दफ़े हम पुराने दोस्तों को भूल के, क्योंकि वो बोरिंग होते हैं, उन्हें छोड़ के हम नए दोस्त खोजते हैं, एक्साइटिंग दोस्तों को खोजते हैं, लेकिन बुरे टाइम पे क्या होता है, वो पुराने दोस्त काम आते हैं। तो बोरिंग जो कंसिस्टेंट ग्रोथ वाले स्टॉक हैं जो हर साल 6% ग्रो कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग रिजर्व्स है, उन पे फोकस करिए
वैसी आपका जो इंडियन पोर्टफोलियो होना चाहिए मोस्टली वैसे स्टॉक से होना चाहिए। अब दूसरा, गोल्ड की बात काफ़ी लोग करते हैं, तो गोल्ड में भी एलोकेशन करना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हम पिछले 4-5 सालों से आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि गोल्ड में कम से कम 10% लगाइए। अभी भी आपका एलोकेशन 10 to 20% होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है। गोल्ड आने वाले दिनों में, अभी शॉर्ट टर्म में तो फ्लक्चुएशन रहेगा, बट आने वाले दिनों में बढ़ने की क्यों उम्मीद है? क्योंकि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स हैं वो डॉलर में अपनी पोजीशन को घटा रहे हैं और गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो गोल्ड को के अगेंस्ट कंपैरिजन में अगर आप देखें तो उसी जैसे से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड भी बढ़ता है, तो गोल्ड की तरफ लोगों का झुकाव होगा। तो इन कारणों से गोल्ड आने वाले टाइम पे रहेगा। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंकर खरीद रहा है तो हम भी खरीदें। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि गोल्ड में अब इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो गई है और इतना ग्रोथ हमें देखने को मिला है, तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। सो अच्छा रहेगा कि आप डिप पे खरीदें और ये मत सोचिए कि डिप मुझे मिलेगा नहीं है। 6 महीने पहले कोई मानने को तैयार नहीं था कि गोल्ड में डिप आएगा, आया। सो ऐसे मौक़ों का इंतज़ार करिए और 10 से 20% का एलोकेशन गोल्ड में आप रख सकते हैं। इसके बाद आपका फिक्स्ड इनकम पे पैसे लगे होने चाहिए। ओके, इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला कि हर साल ये आपको कुछ दे के जाएगा। इक्विटी तो अब हो सकता है इस साल नेगेटिव क्लोज हो जाए तो आपको देगा नहीं, तो फिक्स्ड इनकम में क्या होगा कि साल में कुछ पैसे आपके हाथ में आएंगे। दूसरा, ये लिक्विडिटी भी देगा कि कल को मैं इसे बेचकर स्टॉक में भी एलोकेशन बढ़ा सकता हूँ। तो अच्छे कॉरपोरेट बॉन्ड्स या जो भी फिक्स्ड इनकम आपको देते हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, 6-7% के रिटर्न यहाँ से कमाने की कोशिश करिए। इसमें अभी आप 15 से 20% तक आप रख सकते हैं, तो जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा है कम से कम उतने के रिटर्न ये दे के जाएंगे। अब आते हैं ग्लोबल पे। सो ग्लोबल पे हम ज़्यादा बेट करते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोबल में नए हैं, बिगनर हैं, सो आप वहाँ पे स्टार्ट करिए, 5 से 10% रखिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा तब वहाँ पे कर सकते हैं। तो ग्लोबल में एक फ़ायदा क्या होगा कि आप जो करेंसी आज जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, आपका हमारा रुपया तो कमज़ोर होगा अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज, तो वो गेन भी आपको मिलेगा। तो अगर 2-3% भी रुपया वीक होता है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है। और इसमें आप जापान, हांगकांग, यूएसए, इन कंट्रीज़ के जो अच्छे हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कमोडिटी। सो कमोडिटी मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कमोडिटी में नहीं काम करता हूँ, बट कमोडिटी में जो लोग करते हैं उसमें 5% का एलोकेशन आप रख सकते हैं। हमारी सलाह है, गोल्ड तो अलग आपने एलोकेशन कर दिया, बाकी के कमोडिटी की बात करें तो उसमें कॉपर, लिथियम एंड रेयर अर्थ, इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं और डेटा सेंटर से रिलेटेड हैं। और डेटा सेंटर देखिए जाने वाले हैं नहीं, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, बट डेटा सेंटर तो रहेगा, क्योंकि आपको मोबाइल चलाना है और आपको गूगल सर्च करना है, आपको ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो डेटा सेंटर रहने हैं, तो इसका उसको फ़ायदा होगा। और कैश, 10% का कैश आपको रखना है ताकि नीचे के लेवल पर आप स्टॉक्स वगैरह एवरेज कर सकें। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके लिक्विड बॉन्ड्स में आपकी पोजीशन है, तो वहाँ से भी ज़रूरत के टाइम पे स्टॉक्स खरीदने के लिए आप लगा सकते हैं। क्रिप्टो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्रिप्टो को लेकर बहुत अनसर्टेनिटी है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले सालों में क्रिप्टो भी जो है एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट साबित होगा। जब वो टाइम आएगा तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो एलोकेशन मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस माइनस करिए। और अगर आप एक ही चीज़ पर बेट करना चाहते हैं, मान लीजिए इक्विटी, इंडियन इक्विटी पे करना चाहते हैं, या ग्लोबल पे करना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड पे करना चाहते हैं, या गोल्ड पे करना चाहते हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पूरी उसकी जानकारी होनी चाहिए, आगे का उसका क्या आउटलुक है पता होना चाहिए, तभी आप एक जगह पर बेट करें। अगर आपको सर्टेनिटी से नहीं पता है, सारी डिटेल्स नहीं पता है, कोशिश करिए मल्टी एसेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इक्विटी में अलग अलग सेक्टर पे लगा देंगे, वो
आधा डाइवर्सिफिकेशन होता है। अगर अलग अलग एसेट क्लासेस में लगाएंगे तो आप ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब आइए बात करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या ग्रोथ स्टोरी है। तो AI इज़ द ओनली ग्रोथ स्टोरी। आने वाले टाइम पे क्या ग्रोथ स्टोरीज आ सकती हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला जो ग्रोथ स्टोरी आएगी अगले 3 से 5 सालों में वो है AI की सेकेंड वेव। अभी जो वेव है वो है हार्डवेयर की, चिप्स की, जो ये LLMs हैं उनकी वेव है। अब जो वेव आएगी वो आएगी रोबोट्स की और AI हेल्थ केयर की। चाइना में ऑलरेडी ऐसे जहाँ गांव-गांव में आप जाएंगे तो वहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं, तो उन्होंने AI बूथ टाइप लगा दिया है, वहाँ पे जाकर आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। उसमें भी जैसे एडवांसमेंट होगी मेडिसिन के रिसर्च में, टेस्टिंग में, वो सारा AI यूज़ होगा। और साथ में साइबर सिक्योरिटी होगी क्योंकि एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। आपके घर की CCTV से लेके आपके घर में जो रोबोट रहेगा सारा कनेक्टेड रहेगा, तो साइबर सिक्योरिटी। तो ये AI की एक सेकेंड वेव आएगी। दूसरा स्पेस। अब स्पेस भी एक नया सेक्टर बन के उभरेगा क्योंकि लॉन्चिंग कॉस्ट अब कम हो गई है। स्पेस ट्रैवल ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। बात हो रही है वहाँ पे डेटा सेंटर्स बनाने की क्योंकि वह सनलाइट है, सनलाइट को यूज़ करके पावर यूज़ किया जाएगा और टेम्परेचर भी वहाँ पे कम है तो हीटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऐसी बातें हो रही हैं। स्पेस टूरिज़्म की बात हो रही हैं, वहाँ पर एक्सप्लोरेशन की बात हो रही है कि जो वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं उसको कैसे वापस अर्थ पे लाया जाए। तो ये जब SpaceX का जो IPO आएगा उसके बाद यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद रेयर अर्थ एक ऐसा फील्ड है, अभी सारी कंट्रीज़ उसको लेकर जो है स्ट्रगल कर रही हैं। चाइना के पास सारा कंट्रोल है। अमेरिका में 2 कंपनीज़ के ऊपर सरकार ने पहली बार उनको PSU बना दिया। सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आपसे रेयर अर्थ खरीदेंगे, आप सिर्फ खोजो। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को बताता है। रेयर अर्थ के बारे में मैंने एक वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर किया है, उसे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टाइम है ना, इसका सही यूटिलाइजेशन करिए, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करिए, अपने पैसे को सही तरीके से एलोकेट करिए। अगर आज आप नहीं करेंगे तो आज जो आपको पोर्टफोलियो में शायद 1000 रुपये या 50,000 रुपये का लॉस दिख रहा होगा, वो अगले 3 साल में बढ़ के 10 गुना हो जाएगा और हो सकता है वो रिकवरी भी ना करे। इसलिए सही तरीके से अपने आप को प्लेस करना अभी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा एफर्ट था ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आने वाले सालों में हमें कैसे अपने आप को प्लेस करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई फीडबैक है, आपको कोई आपका सजेशन है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट बॉक्स। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे कुछ और वीडियोज़ भी आगे बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।